आप इन मुलाकातों को, ये वाली मुलाकात और फिर ज़ेलेंस्की की मुलाकात जो होने वाली है, ये किस तरह से देख रहे हैं इसको कि अमरीकी सदर क्या ये कितना ये तनाज़ा जो है ख़त्म करवाने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं आपको? जी, यहाँ मुलाकात थी क्योंकि देखें 10 साल के बाद ये हुआ है कि पुतिन जो है उनको अमेरिका बुलाया गया। मैं समझता हूँ इसमें कई लिहाज से पुतिन की कामयाबी है, क्योंकि देखें मगरबी दुनिया ने उनको बिल्कुल एक पराया बनाया हुआ था पिछले बहुत से सालों में। रशिया पे सैंक्शंस थी, बल्कि आईसीसी की तरफ से चार्ज किया हुआ, तो बहुत से मुल्कों में तो वो मतलूब हैं, वहाँ पे वो अरेस्ट हो सकते हैं अगर कई यूरोपियन कैपिटल्स में। तो उस सिचुएशन में इस तरह का रेड कार्पेट ट्रीटमेंट जो है अमेरिका में जिस तरह का उनको मिला है, ये उनकी एक बड़ी सफारती कामयाबी है। अब उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, उन्होंने दावा किया था कि वो 24 घंटे के अंदर जब इक़्तिदार में आएंगे, फिर बाद में 48 घंटे का कहा उन्होंने, उसमें ये जो यूक्रेन का तनाज़ा है उसको वो हल करवा देंगे। अब वो दावा तो था, लेकिन बाद में जब उनको उसके ऊपर जब इक़्तिदार में आए और फिर असल में उनको जब मुज़ाकरात करवाने पड़े, तो फिर दोनों साइड्स की पोजीशन इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ थी, रूस की और ज़ेलेंस्की की, कि उसमें फिर कोई ऐसी मुमासलत पैदा करना कोई मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था किसी तरह से भी। तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा पुश फिर किया ज़ेलेंस्की को बहुत सी कंसेशंस देने के लिए, जिस पे खैर वो आमादा भी हुए। लेकिन अभी भी जो रशिया चाहता है, देखें जो ट्रंप ने, जो पुतिन ने अभी भी कहा है कि उनका जो फार्मूला है वो वही है, और फार्मूला ये है कि जो पूरा डॉनबास रीजन है, पूरा जो खैरसोन रीजन है, जिसमें अभी काफ़ी सारा उनके कब्जे में है, लेकिन अभी कुछ उनके कब्जे में नहीं भी है, फिर उसके अलावा भी दूसरे मतवाज़ी जो इलाके हैं, वो चाहते हैं कि वो सारे रूस को मिल जाए। साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ की गारंटी हो कि यूक्रेन जो है उसको कभी नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, और इस पे खैर वो बात कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का वो मेंबर बन जाए बाद में। और उसके बाद फिर जो यूक्रेन का जो एक है, जो उसकी जो खुद मुख्तारी है, वो भी उस तरह की नहीं होगी जो पहले थी, वो एक किस्म की बफर स्टेट बन जाए बिल्कुल रूस के और यूरोप के दरमियान। तो इसमें से कई चीज़ें जो उनसी हैं वो ज़ेलेंस्की के लिए मानना बहुत ही मुश्किल है, ऑल्दो कि इस वक्त जंग में, अभी जो जंग जारी है उसमें रूस का पल्ला थोड़ा भारी है, उनको छोटी छोटी कामयाबियां मिल रही हैं, हालांकि वो भी कोई बीच में बड़ा एक ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम देख सकते हैं आगे वो ये है कि बिकॉज ट्रंप ये प्रेशर डालते रहेंगे ज़ेलेंस्की पे, यूरोपियन यूनियन पे भी, और क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर वो अमेरिका पूरी सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा। अब अमेरिका की सपोर्ट के बगैर यूक्रेन ये जंग बिल्कुल भी जारी नहीं रख सकता, इवन अगर उनको यूरोप की सपोर्ट जो है वो सस्टेन भी हो। तो इस वजह से ये मुमकिन है कि ये प्रेशर डाल के ट्रंप उनसे जो ऐसी चीज़ें मनवा लें जो रूस जो के हक में ज़्यादा बेहतर हों। और ये मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ, ट्रंप के आने से भी पहले मैं कह रहा था कि जब ये ट्रंप करवाएंगे किसी वक्त भी यूक्रेन का मसला हल, तो ये रशिया की टर्म्स पे ही हल होगा। ये बात मैं 1 साल से कर रहा हूँ और वो वही होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जाहिर है। मुझे एक बात जौहर साहब ये भी बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अब अगर ये मसला हल होता है तो इसमें भी रशिया का पड़ा आपको भारी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, रशिया का इसमें जो है बिल्कुल अपर हैंड है, मैदान जंग में भी है इस वक्त, लेकिन मुज़ाकरात में भी है। वो बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल रहे हैं पुतिन, और इस पर बहुत नाराज़गी का इजहार भी किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, या उन्होंने धमकियां भी दी कि मैं और सैंक्शंस लगा दूंगा और अगर इस टाइम फ्रेम में ना किया गया। और एक ये जो मुलाकात थी करने की एक वजह पुतिन की यही थी कि वो उन सैंक्शन से और वो जो बाकी और भी मज़ीद सख्त पाबंदियाँ हैं उनसे वो बचना चाह रहे थे और मज़ीद टाइम गेन करना चाह रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो एक्चुअल फ्रंट है वहाँ पे अपने गेन्स को थोड़ा और कंसोलिडेट करें। और ये उनको अक्टूबर तक करना है, क्योंकि अक्टूबर के बाद वहाँ पे फिर जो मौसम ऐसा आ जाता है जहाँ पे जंग फिर कोई इतनी ज़्यादा नहीं चलती, उसमें रुक जाती है। तो इसलिए रशिया को ये वक्त दरकार था जो कि उनको मिल गया है, और इस वक्त जो जिन टर्म्स की बात हो रही है वो रशिया के हक में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टर्म्स हैं। ठीक है। हमारे साथ उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, ये बताइएगा आपकी नज़र में, आपने
देखते हैं, ये इस जंग में देखें, जंग में नुकसान तो दोनों का होता है। एक तो ये बताइए कि ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, और दूसरी बात ये कि जिस तरह हम इसराइल और ईरान में देख रहे थे तो हमारे पास समझने के लिए काफ़ी था कि किसने पहल की, किसका कसूर ज़्यादा है, हमारे लिए काफ़ी आसानी थी। इस जंग को अगर हम थोड़ा सा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप देखने वालों के लिए बता सकें कि कहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादती किसकी है। कि डेफिनेटली ज़्यादती अगर देखें तो अगर हम इसको पैन आउट करें, जूम आउट करें, तो ये ज़्यादती यूरोप की है। सोवियत यूनियन जब जैसे ही टूटा था तो रशिया जो है वो काफ़ी स्केप्टिकल था कि हमारे बॉर्डर बड़े पोरस हो गए हुए हैं, और वो नहीं चाहते थे कि नाटो का, जिसका कोई जवाब नहीं बनता था जब वो वार्सा पैक्ट जो है वो टोटल डिसफंक्शनल हो गया हुआ था जो सोवियत यूनियन ने बनाया था, लेकिन उसके बावजूद नाटो को कायम रखा गया और ईस्टवर्ड उनकी एक्सपेंशन की गई। जबकि 1990 के अंदर ये एक तरह से पैसिव अंडरस्टैंडिंग तय थी मॉस्को के और यूरोप के दरमियान कि वो नहीं मॉस्को के करीब करीब लेके आएंगे। लेकिन हमने देखा कि 15 से 20 सालों के अंदर तकरीबन तमाम ईस्टवर्ड के जो ममालिक थे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नाटो के अंदर शामिल करके नाटो का मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो उनके रूस के करीब लेके आया गया। अब रूस जो है वो 3 साइड से घिरा हुआ है पहाड़ों के दरमियान। एक साइड उसकी जो अपना आप कह लें नेकेड है, वो उसी जगह के ऊपर यूक्रेन है, और यहीं से नेपोलियन ने अटैक किया था, यहीं से नाजीज आगे हुए थे। इसलिए रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न थे वो बड़े बजा थे। और जिस तरह से जॉर्ज साहब ने कहा कि वो चाहते हैं ये बफर जोन रहे, कि किसी सूरत के अंदर जो है अगर ये नाटो में शामिल होता है तो मिलिट्री हार्डवेयर बिल्कुल उनके बॉर्डर के ऊपर ना आ जाए। तो मेरे ख्याल में डिफाई किया उन तमाम जो भी एक अंडरस्टैंडिंग थी रशिया के साथ वेस्ट की है, और आज जिस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं, नाउ दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन है, और उसकी कीमत जो है वो चुका रहा है यूक्रेन। इसमें कोई शक नहीं, उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई, टेरिटोरियल बाउंड्री जो है उनकी, उसके अंदर हमने देखा कितना बड़ा एक अपना धचका से पहुंचा 2014 में जब क्राइमिया को उन्होंने एनेक्स किया रशिया ने। तो मेरे ख्याल में वेस्ट इज टू ब्लेम, वो ब्लेमलेस नहीं है इस मामले के अंदर। जहां तक बात होगी कि रशिया की है, तो रशिया का अपर हैंड है, 19% प्राइम जो टेरिटरी है उनके हाथ में है, तकरीबन 44,600 मुरबा स्क्वायर किलोमीटर जो है, स्क्वायर माइल जो है उनके हाथ में है, जो कि 1.25 लाख अपना मुरबा किलोमीटर बनता है। और उसमें सबसे सिग्निफिकेंस जो है वो डोनबास रीजन है। अब डोनबास रीजन की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि 2% जो यूरेनियम है पूरी दुनिया में वो उस रीजन के अंदर है, और यूरोप में सबसे बड़ा चंक जो है यूरेनियम का वो है जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। उसके अलावा 56% जो रिजर्व्स हैं कोल के वो उस रीजन के अंदर हैं, और ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज जोन था जब सोवियत यूनियन था। और उसके अलावा यहाँ के ऊपर गैस और स्ट्रेटेजिक मिनरल जिनकी वर्थ 12.5 ट्रिलियन डॉलर, तकरीबन 12,500 अरब डॉलर बनती है, वो इस वक्त उनके हाथ में है मॉस्को के। तो इसकी जो आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक मिनरल के हवाले से जो इसकी वर्थ है उसको वो किसी सूरत में अपने हाथ से मॉस्को नहीं जाने देगा। और यही चीज़ उन्होंने रिट्रेट किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे अपने मौकफ से। और लेवरेज क्या मिला उन्हें कि उन्होंने कहा कि सीज फायर की तो बात ही ना करें डोनाल्ड ट्रंप ने, और यही दरीना मौकफ रहा है हमेशा से मॉस्को का कि सीज फायर का कोई फायदा नहीं है जब तक ब्रॉडर लेवल के ऊपर हम तस्फिया तलब जो मामलात हैं उनके ऊपर नेगोशिएट नहीं करते। तो जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि हम आपको मजीद जो है स्क्वीज कर देंगे सैंक्शन का रजीम इम्पोज करके, मुझे लगता है वक्ती तौर पर उसको भी काफ़ी हद तक जो है डिफ्यूज करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके साथ वफ्त में जो लोग शामिल थे वो बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है। वो अपने साथ जो है पुतिन अपने फाइनेंस मिनिस्टर को लेके गए हुए थे, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि बैरून मुल्क जो है डायरेक्ट सरमायाकारी करता है रूस की तरफ से, उसके जो उनके खास नुमाइंदे हैं वो किरिल दिमित्रिव, उनको भी लेके गए हुए थे। और एक अमेरिकन प्रेस लिख रहा है कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी साइन हुई हो कि अमेरिका में रशिया फ्यूचर में इन्वेस्ट करे, और कोई वो इकोनॉमिकली उन्होंने कोई लेवरेज देने की बात की हो। क्योंकि जब जैसे ही हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पुतिन ने पहली दफ़ा इंग्लिश के अंदर कहा नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, और उन्होंने कहा दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे ख्याल में अगली मुलाकात के लिए वो शीशे में उतारने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ ताल्लुकात को अब यूरोसेंट्रिक जो है नुक्ता नज़र से नहीं देखते, वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, और जो फ्रीक थे असल उन्होंने साइडलाइन कर दिया टोटल, और बिल्कुल जो है ये तो उस्मान साहब आपने बड़ी दिलचस्प तफसील है ये जो आपने रखी है। अब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं जौहर साहब ये नुक्ता ये बयान कर रहे हैं कि भाई अगली मुलाकात मुमकिन है, मुमकिन है। पहले तो ये मुलाकात आपने जैसा कहा कितने साल बाद ये हुई है, इसकी अहमियत अपनी जगह पे है। तो जो आप कह रहे हैं कि फिर रशिया ने गेन किया है, पुतिन साहब ने गेन किया है, और जो ये मुज़ाकरा जितने चल रहे हैं इसका फ़ायदा रशिया को ज़्यादा हुआ है।
जी जी, उस्मान ठीक कह रहे हैं। रशिया जो है, जिस तरह मैंने कहा था, बिल्कुल रशिया ने इससे गेन किया है सारी सिचुएशन से। और उसमें ये भी सिग्निफिकेंट है कि जब ये मुलाकात तय पाई है तो ये मुलाकात अलास्का में तय पाई, और अलास्का ज़ाहिर है वो इलाका है जो कि रशिया ने अमेरिका को बेचा था एक टाइम पे, और बहुत से रशियंस अभी उसको ज़ाहिर है ये समझते हैं कि ये हमारा ये था अलास्का। उसकी भी एक सिग्निफिकेंस इंटरेस्टिंग है। और बिल्कुल ये जो ट्रंप के ज़हन में, और ट्रंप को आपको याद होगा कि एक मुआहदा भी किया था ज़ेलेंस्की के साथ, बहुत बल्कि उनको प्रेशर डाल के वो मुआहदा करवाया गया था, वो नहीं कर रहे थे पहले, और वही क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में वो मुआहदा था। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स का किस्सा ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, जिसमें कॉपर, गोल्ड, लिथियम वगैरह इस तरह की मिनरल्स होती हैं, फिर उसमें रेयर अर्थ मेटल्स हैं कई जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, और आगे एआई के लिए भी बहुत ज़रूरी होंगी। तो उसकी जो सप्लाई है दुनिया में, वो चाइना ने खासी हद तक अपने लिए इंश्योर की हुई है। और जो ख़ास तौर पे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उस पर तो 80% चाइना का इस वक्त जो दुनिया में उनका कंट्रोल है उस पर। तो अमेरिकन ये चाहते हैं कि उसको अभी ज़ाहिर है ख़त्म किया जाए, और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनका एक्सेस अपना उसको यकीनी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यूक्रेन में इसलिए भी हैं, और उन्होंने ज़ेलेंस्की से के साथ ये मुआहदा भी किया था, जो कि शुरू में ज़ेलेंस्की नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जब उन्होंने वो प्रेशर डाला तो उन्होंने कर लिया कि अमेरिका डेवलप करेगा उनकी जो ये क्रिटिकल मिनरल्स का सेक्टर जो है अमेरिकन कंपनीज करेंगी। तो एंड मुमकिन है इस पर भी बात हुई हो, बिल्कुल, क्योंकि रशिया का भी इंटरेस्ट है, ट्रंप का भी है, जाहिर है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और जो दूसरी मुलाकात का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें क्योंकि उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया, अचानक अंग्रेज़ी में ये पुतिन ने कह दिया कि जी हम उधर मिलेंगे नेक्स्ट। तो उस पर पहले तो ट्रंप ने थोड़ा ताजुब का इजहार किया, और फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। तो खैर वो तो फिर ज़ाहिर डिप्लोमेटिक जो उनसे चैनल से बाद में पाएगा कि क्या वो मुलाकात होती है या नहीं होती, या अगर होती भी है तो उस सूरत में होगी कि उससे पहले जो है जो ऑफिशियल्स लेवल पे, वर्किंग लेवल पे, अगर उनके दरमियान सारी चीज़ें तय पा जाएंगी तो फिर वो मुलाकात होएगी, जो कि फिर सेरेमोनियल होएगी सिर्फ, और फिर उसमें तो फिर जाहिर है कि सिर्फ अग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले अभी बहुत सा काम बाकी है, बहुत सी जज़ियात ऐसी हैं जिस पर इत्तेफाक होना कोई इतना आसान नहीं होगा, जिस तरह मैंने कहा है कि क्योंकि यूक्रेन भी उस पर ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि जी मैं कौन होता हूँ अपने मुल्क का सौदा करने वाला जो है। तो उन पर भी प्रेशर जाहिर है कि अंदरूनी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर यूरोपियन यूनियन का प्रेशर ट्रंप पे भी है, ऑल्दो कि ये बात सही है कि वो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं लेते या उस तरह से नहीं देखते चीज़ों को जिस तरह से पहले यूएस, जो पुरानी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या यूएस गवर्नमेंट्स होती थी वो देखती थी। लेकिन बहरहाल फिर भी उनको साथ तो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नेटो में पार्टनर्स हैं। फिर ये चीज़ें तय होना कि वो एग्जैक्ट स्टेटस क्या होगा यूक्रेन का नेटो में, अगर वो नहीं उनके होंगे तो फिर सिक्योरिटी गारंटीज बहुत ही अहम एक अमर है जो सारे इस वक्त जो निगोसिएशंस हो रही हैं। यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज कौन देगा? क्या अमेरिका देगा? क्या नेटो देगा? अगर वो नेटो का मेंबर नहीं होगा फिर भी क्या वो देगा? क्या यूरोपियन यूनियन देगा? क्योंकि वो ज़ेलेंस्की कह चुके हैं उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज आगे। तो फिर जाहिर है कि जो भी इलाके हैं जिन पे रशिया वापस लेना चाहता है उसमें से कितना यूक्रेन देने के लिए तैयार होता है रशिया को। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं अभी तय होना बाकी हैं, और ये कोई इतना आसान नहीं होगा प्रोसेस जो है, जिस तरह वो कहते हैं अंग्रेजी में देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो वो वाली बात है। यानी काफ़ी मुश्किल घड़ी इसके दरमियान में भी आएगी अभी जब ये आगे चल के मामला होगा। उस्मान साहब, ये अब ये मंडे को ये मुलाकात होगी, यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वो मिलेंगे अमेरिकी सदर से, तो अब आप जिस तरह से जौहर साहब ने भी कहा कि अभी ये इतना आसान नहीं है, मतलब ज़रूर इस पर अमेरिका तो चाहता है कि मामला हल हो जाए किसी तरीके से, लेकिन दोनों फ्री कैन अपनी अपनी शराइत लेके बैठे हुए हैं। जी डेफिनेटली, डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा चाहते हैं 6 इंटरनेशनल आलमी तनाज़े जो हैं उन्होंने वक्ती तौर पे तो नो डाउट रोक लिए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं जिसमें अमन का दाई और पीस मेकर के तौर पे उन्हें देखा जाए, और अगर मिल सकता है तो उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए भी वो क्वालिफाई करने की ख्वाहिशमंद है बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में पुतिन उन्हें ये लेवरेज ज़रूर देंगे, लेकिन अपनी शराइत के ऊपर है। और आई होप कि जो मंडे की मुलाकात होने जा रही है वो फरवरी के उस शाउटिंग मैच से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जिसमें हमने देखा किस तरीके से उन्हें रोस्ट किया था ज़ेलेंस्की को। तो ज़ेलेंस्की के पास जो है
वो आप समझ लें कि गेन करने को बहुत ही कम है उनके पास, ऑप्शंस कम है उनके पास, बहुत कम है। इवन यूरोपीय यूनियन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा इस हवाले से है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका जो है इस सारे मामले से इररेलेवेंट हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है अमेरिका अगर अपने ट्रूप्स वहां से विड्रॉ कर देता, जो उन्होंने थ्रेट किया था कि हमें कोई जरूरत नहीं है यूरोप के अंदर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की है। अगर जेडी वैंस को आप किताब आप सुने जो जर्मनी में म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर वहां से ट्रूप विड्रॉ करते हैं तो यूरोप में बड़ा प्रॉब्लम है कि किस उसकी खदोखाल, उसकी नेचर क्या होगी, मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, सिक्योरिटी गारंटी के हवाले से क्या वहां पे कोई अपना ऐसी फोर्स जो है और जो जिसे बैक हो यूरोपीय यूनियन की वो डिप्लॉय करेंगे। और रशिया जो है इस चीज़ से इनकार कर चुका है कि किसी सूरत वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहाँ पे यूरोपियन ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय हों। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और जैसे हमने पहले बात की कि क्राइमिया और ये दो फोकल पॉइंट है। क्राइमिया जो है उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली है, जो कि ब्लैक सी के पास है, जहां रशियन फ्लीट खड़ा है, और ये बिल्कुल बल्गेरिया और रोमेनियन के साथ है। दूसरी तरफ अगर वो डोनबास रीजन अपने पास रखते हैं तो मारियापोल जो कि की इंडस्ट्रियल सी पोर्ट है वो मिलाती है मेडिटेरेनियन सी से और क्राइमिया को जोड़ती है। तो मेरा नहीं ख्याल किसी सूरत में 1 इंच भी या 1 औंस भी जो है पीछे हटने को तैयार होंगे पुतिन, क्योंकि पुतिन ने खुद कहा है, अभी खबरें आ रही हैं कि डोनबास 80% हमारे पास है, जो रशियन स्पीकिंग लैंड है, वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जिन्हें रशिया का बैक है, और वो चाहते हैं कि वो 20% भी छोड़ दें और उसके बाद जो कंसेशन थोड़ी बहुत है वो ज़मीनी तौर पर उन्हें दी जा सकती है। तो ये की स्ट्रेटेजिक अपना लोकेशंस हैं, ये मेरा नहीं ख्याल वो उन्हें किसी सूरत में देंगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक तरह से लेवरेज दिया है, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी वापस दी है उन्हें, उनके प्लेन, अमेरिकन प्लेन्स एस्कॉर्ट कर रहे थे पुतिन को, रेड कारपेट बिछाया गया, और उसके अलावा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की लेमोजीन है उसके अंदर लिफ्ट लेके वो जा रहे थे। तो पूरी मुलाकात के अंदर जो है पुतिन हावी नजर आए। जितना वेस्टर्न प्रेस है वो लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मरूब नजर आए इस सारी मीटिंग के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का लेवरेज यही है किसी तरीके से वो इस मसले को हल कर लें, जो कि उनकी डोमेस्टिक गैलरी जो है जिसको वो एड्रेस करते थे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन कि मैं इसे 24 घंटे के अंदर कर लूंगा। तो मेरे ख्याल में पुतिन जो है ही हैज बीन वेरी क्लियर सिंस जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी कि हम किसी सूरत के अंदर इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो और अब ये कामयाबी आ गई कि ट्रंप साहब का इम्तिहान शुरू हो गया इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाना। मैं जोहर साहब आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूँ कि इस सारे मामले में ज़री बात है, ये मेन किस्सा तो यूक्रेन और रशिया का है, लेकिन इंडिया पे भी जो टैरिफ लग रहे थे, क्या इन मुलाकातों के बाद कोई उनके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा। देखिए, इंडिया का मसला किसी हद तक जो जुड़ा था इस चीज़ से वो ये था कि क्योंकि वो रूस से तेल लेके बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद उसको रिफाइनरीज में अपनी वो करके रिफाइन फिर ओपन मार्केट्स में या ब्लैक मार्केट्स जो आप कह लें उनको, उसमें बेच रहे थे और बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे थे इस चीज़ से। तो जाहिर है कि उस पर यूरोपियन यूनियन को भी बहुत इतराज़ था, वो खामोश थे, लेकिन ट्रंप तो खामोश नहीं रहे उस पर, तो उन्होंने फिर इतराज़ भी उठा दिया और साथ ही साथ उनके एक्शन भी ले लिया। फिर दूसरे भी मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो जो उनका H1 वीज़ास का मसला है, जो कोई 80% से ज़्यादा इंडियंस यूज़ पे आते हैं अमेरिका, तो उस पर जो मागा ग्रुप है वो बड़ा नाराज़ है, वो H1 वीज़ास बंद करना चाहते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि और ट्रंप भी कहते हैं कि जो जॉब्स हैं वो अमेरिका से बाहर नहीं जाने चाहिए। फिर तीसरा, उनका ट्रेड डेफिसिट भी खासा बड़ा है, 40-45 बिलियन डॉलर्स का है साल में, पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स का था। तो ये ऐसे हैं अमूल जिसपे कि ट्रंप कोई कंसेशंस इंडिया को देने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले वाले सदर जो थे वो दे देते थे कंसेशंस, वो समझ टेन करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है इंडिया की, तो उस वजह से एक तो खैर इंडिया का थोड़ा सा पोल भी खुल गया पाकिस्तान से जंग के बाद कि उनकी जो मिलिट्री प्रोवेस है वो या अफादियत है वो किस हद तक वाज़े है। और दूसरा ये भी कि ट्रंप जो है वो स्ट्रेटेजिक उनकी जो हैसियत है जो परसीव थी एक, उसके बदले में किसी किस्म की कंसेशंस नहीं देना चाहते। तो इसलिए इंडिया के साथ जो उनकी ताल्लुकात की नोयत है अमेरिका की इस वक्त, वो अब उससे मुख्तलिफ है जो पहले थी। ठीक, और इंडिया के लिए मुश्किलात इसमें रहेंगी मुश्किलात रहेंगी। उस्मान शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जौहर सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये जो दुनिया में इस वक्त मंजरनामा है ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी जो जंगें हैं वो ख़त्म होने की तरफ किस तरह से अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क में टैरिफ पे टैरिफ और मुश्किलात कम नहीं हो रही।